हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके बबीना में। और आज हम आपको लेके आए हैं एएलपी सीवीटी 2 का जो एग्जाम होगा पार्ट बी के लिए। उसके लिए टॉप टॉप ट्रांसफार्मर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बेसिक इसमें आपको थ्योरी प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन कराएंगे। ये दोस्तों वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आपको इस वीडियो में से 100% 5 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे हम। ये आपको थंबनेल दिख गया होगा। हम अब बढ़ेंगे सबसे पहले अपने चैप्टर पे। चैप्टर है हमारा ट्रांसफॉर्मर, इसे हिंदी में बोलते हैं परिणामित। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम कुछ आपको बेसिक चीज बताएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यू क्वेश्चन जिससे बन सकते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। ट्रांसफॉर्मर को बोलते हैं हिंदी में परिणामित। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। मोस्ट इम्पोर्टेंट सबसे पहला क्वेश्चन बनता है ट्रांसफार्मर एक डेड डैश आ जाएगा, एक है। दोस्तों ट्रांसफार्मर एक डेड डैश है क्या? तो दोस्तों ट्रांसफार्मर एक हमारा है स्थैतिक युक्ति। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिल जाएगा, एक क्वेश्चन कि ट्रांसफार्मर एक स्थैतिक युक्ति है जो जो वोल्टेज को निम्न स्तर से उच्च स्तर या उच्च स्तर से निम्न स्तर में परिवर्तित करता है। दोस्तों एक क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमसे पूछेगा ट्रांसफार्मर किस पे कार्य करता है। उस ऑप्शन में आएगा एसी पे, डीसी पे, या दोनों पे, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये आपको याद होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर हमेशा एसी पर कार्य करता है। ठीक है, एसी ट्रांसफार्मर हमेशा एसी पे कार्य करता है, ये डीसी पे नहीं। ठीक है, तो आपके दो क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिल गए हैं कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जाता है। आगे बढ़ेंगे और दूसरा क्वेश्चन नंबर तीसरा पूछेगा यह किसके सिद्धांत पे कार्य करता है। तो दोस्तों यह फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों एसी के यह एसी शक्ति तथा आवृत्ति को नहीं बदलता। दोस्तों ये एसी तथा आवृत्ति को नहीं बदलता। आगे बढ़ेंगे हम। अगर डीसी सप्लाई दी जाए तो दोस्तों ट्रांसफार्मर की ये जो कोर वाइंडिंग है ये ट्रांसफार्मर जल जाएगा। अगर हम इसमें डीसी सप्लाई दे देंगे, ये इसमें क्या डीसी सप्लाई दे देंगे तो ये जल जाएगा हमारा। अगर हम डीसी सप्लाई दे देंगे तो बाइंडिंग जल जाएगी। यह बहुत अच्छे ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है दोस्तों, 95 से 99%। ठीक है, बहुत अच्छे जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनकी दक्षता होती है 95 से 99%। आगे बढ़ेंगे। ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर की दक्षता या रेटिंग को हम दोस्तों केवी में व्यक्त करते हैं। दोस्तों केवीए का फुल फॉर्म है किलो वोल्ट एम्पियर। ठीक है, किलो वोल्ट एम्पियर इसका फुल फॉर्म है। आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अगर आपसे पूछ लेगा कि केवीए का फुल फॉर्म क्या है, तो दोस्तों आप बता देना किलो वोल्ट एम्पियर। आगे बढ़ेंगे। ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के दोनों युक्ति स्वप्रेरण तथा अन्योन प्रेरण पर कार्य करने वाला होता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ KW बराबर होता है किलोवाट इंटू फाई, जहाँ फाई शक्ति गुणांक है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों हम। आगे बढ़ेंगे ट्रांसफार्मर के प्रकार। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर की ये दोस्तों प्रकार दिए हैं, शक्ति ट्रांसफर, उत्पन्न ट्रांसफर या ऑटो ट्रांसफर। ठीक है, ये आपको पढ़ लेना। आगे बढ़ेंगे। जो इंपोर्टेंट चीज होगी दोस्तों हम वो आपको पढ़ाएंगे जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ट्रांसफार्मर के भाग। तो दोस्तों ये क्रोड इस दोस्तों क्वेश्चन बहुत आता है इस पर कि क्रोड। तो दोस्तों इसका उद्देश्य फ्लक्स को आसान रास्ता प्रदान करना है तथा इस पर ही वाइंडिंग की जाती है। जो ट्रांसफार्मर होता है क्रोड रहता है, उस पर ही हम पतले पतले तार होते हैं उस पर ही वाइंडिंग करते हैं। आगे बढ़ेंगे हम। यह एक परतदार सिलिकॉन इस्पात का बना होता है। दोस्तों सबसे पहले हमसे पूछेंगे कोर किसका बना होता है। अगर हमसे पूछ लेगा कि ये कोर किसका बना होता है, तो दोस्तों ये दोस्तों यहाँ पे लिखा है सिलिकॉन इस्पात। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा, ये स्टील का बना होता है। आगे बढ़ेंगे। इसकी चुंबकशीलता उच्च होती है जिसके कारण एडी करंट या स्टोरेज क्षति कम होती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। इसके लेमिनेशन की मोटाई
दोस्तों इसकी लेमिनेशन में जो मोटाई होती है 0.25 से 0.5 mm होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रखना, ये दोस्तों आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में 100%। आगे बढ़ेंगे हम। प्राथमिक कुंडली, दोस्तों प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी कुंडली को हम प्राइमरी वाइंडिंग बोलते हैं, तो सेकेंडरी वाइंडिंग को द्वितीय कुंडली। तो दोस्तों ये तांबे के बने होते हैं दोनों। दोस्तों ये तांबे का बना होता है, ये स्कॉर्च से जुड़ा होता है, यह भी तांबे का बना होता है, यह लोड से जुड़ा होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे हम। ये आपको बाइंडिंग दिख रही होगी, ये पहली वाइंडिंग है दोस्तों, ये पहली वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। ये दोस्तों ट्रांसफार्मर का कोर है। ठीक है, ये दिख रहा होंगे आपको। आगे बढ़ेंगे हम। इसमें आएगा कंजर्वेटर। कंजर्वेटर यह एक छोटा तेल टैंक होता है, यह एक छोटा तेल टैंक होता है जो मुख्य तेल को टैंक से ऊपर होता है। इसमें लगभग आधे स्तर तक तेल भरा रहता है। दोस्तों उसमें टैंक रहता है, उसमें आधा टैंक रहेगा, उसमें तेल भरा रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसका मुख्य तेल के स्तर को बनाए रखना है। आगे बढ़ेंगे हम। तेल के तापमान बढ़ाने से इसका आयतन में होने वाले फैलाव को स्थान को देता है, इसलिए इसे एक्सपेंशन टैंक, इसे हम एक्सपेंशन टैंक भी कहते हैं। ठीक है, हम इसे एक्सपेंशन टैंक भी कहते हैं। आगे बढ़ेंगे हम। जब तेल ठंडा होकर सिकुड़ता है तो कंजर्वेटर उस समय मुख्य टैंक को तेल की आपूर्ति करता है। बाइंडिंग में पैदा होने वाला ऊष्मा के कारण तेल का तापमान 20 डिग्री से 95 डिग्री तक परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। आइए वकोल्ज रिले, दोस्तों इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में। तो वकोल्ज रिले, दोस्तों ये दिख रहा होगा वकोल्ज रिले, इसके क्वेश्चन है। ये क्या काम करता है? यह ट्रांसफार्मर के आंतरिक दोष उत्पन्न हो जाने पर एक अलार्म बजाकर सूचना देता है, साथ ही ट्रांसफार्मर के स्रोत से अलग भी कर देता है। यह स्वचालित की तरह कार्य करता है, यानी सर्किट ब्रेकर की तरह कार्य करता है। यह कंजर्वेटर और मेन टैंक को जोड़ने वाली पाइप में लगा होता है। इसमें दो फ्लोट और दो मरकरी, ठीक है दोस्तों, दो मरकरी स्विच भी होते हैं। आगे बढ़ेंगे हम। अब आएगा हमारा ये मुख्य टैंक। ये दोस्तों आपको दिख रहा होगा, ये टैंक है मुख्य टैंक। ठीक है, ये क्या है? मुख्य टैंक। तो दोस्तों इसका कार्य है जो हम इम्पोर्टेंट है, हम आपको वो पढ़ाएंगे जो एग्जाम में आएगा। ठीक है, क्यों पढ़ने को तो बहुत बड़ा है, लेकिन हमें क्या कम समय है, हमें अधिक मेहनत करनी है। ट्रांसफार्मर का मुख्य टैंक होता है, इसमें इसी में ही तेल भरा होता है, जिसमें क्रूड और उस पर लपेटी हुई वाइंडिंग डुबोई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ब्रीदर मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, ब्रीदर से क्वेश्चन बनते हैं हमारे। ब्रीदर, जब ट्रांसफार्मर तेल को ठंडा होकर सिकुड़ता है तो कंजर्वेटर में रिक्त स्थान की पूर्ति वायुमंडल की वायु में होता है। यह क्रिया श्वास लेना ब्रीदिंग कहलाती है। ये दोस्तों ब्रीदिंग कहलाती है। कंजर्वेटर में जब ब्रीदर की वायु प्रवेश करता है तो इसमें नमी होकर प्रवेश कर सकती है, जिसे रोकने के लिए ब्रीदर या कैल्शियम क्लोराइड या सिलिका जेल भरा रहता है। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछता है कि ब्रीदर किसके लिए रहता है, इस सिलिका जेल पूछ लेता है, इसका कलर क्या होता है, तो हम धीरे धीरे आपको सब पढ़ाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। शुष्क अवस्था में सिलिका जेल का रंग नीला होता है। दोस्तों बस आपसे पूछेगा कि सिलिका जेल का रंग कैसा होता है, उसमें आपको 3 क्वेश्चन बनेंगे। शुष्क अवस्था पूछ ले तो रंग क्या होगा? नीला। ठीक है, और लेकिन नमी सूखने के बाद कैसा होगा ये पूछेगा, तो नमी सूखने के बाद क्या हो जाएगा? बैगनी। नमी सूखने के बाद बैगनी हो जाएगा, और फिर पूरा सूख जाएगा तो फिर गुलाबी हो जाएगा। ठीक है, रंग बदलता रहता है, इसमें 3 कलर बदलता है। तो आपको इंपोर्टेंट याद रखना है कि शुष्क अवस्था में सिलिका जेल का रंग नीला होता है, लेकिन नमी सूखने के बाद बैगनी और फिर गुलाबी हो जाता है। बैगनी रंग प्रदर्शित करता है कि नमी सूखने की क्षमता समाप्त हो गई है। आगे बढ़ेंगे। दोबारा इसका प्रयोग करने के लिए 150 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर पकाकर प्रयोग किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। ये दोस्तों अभी ये एक्सपेंशन वेंट है, ये एक्सपेंशन वेंट, इसे प्रेशर रिलीफ वैल्यू भी कहते हैं। यदि ट्रांसफार्मर का दबाव बहुत अधिक बढ़ जाए तो एक्सपेंशन वेंट का डायफ्राम टूट जाता है और
अतिरिक्त दाब बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये दोस्तों आपको ये दिख रहा होगा, ये कंजर्वेटर दिख रहा है, इसमें ये ब्रीदर है, सिलिका जेल जो दोस्तों अभी हमने पढ़ा है। आगे बढ़ेंगे, ये टैंक व्हील है, ये ट्रांसफार्मर में तेल दोस्तों ये आपको दिख रहा है, ये पूरा तेल भरा हुआ है। तो ट्रांसफार्मर में होने वाली क्षति के कारण उत्पन्न ऊष्मा को कम करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसलिए इसमें इंसुलिन एवं शीतलन के प्रयोग होते हैं। अच्छे ट्रांसफार्मर में निम्न गुण होते हैं, इसमें चालकता होता है, उच्च विशिष्ट ऊष्मा एवं उच्च ज्वलन बिंदु, नियम श्यानता एवं कमी नमी सोखने वाला। यह दो प्रकार का होता है, मिनरल ऑयल और सिंथेटिक ऑयल। या मिनरल ऑयल को हम खनिज तेल एवं सिंथेटिक तेल बोलते हैं। खनिज तेल पेट्रोलियम के शोधन से प्राप्त होता है, जबकि सिंथेटिक तेल हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है, सिलिकॉन तथा हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। अब दोस्तों लास्ट है ये बुशिंग। बुशिंग में ट्रांसफार्मर के बाहर निकलने वाले तार को ढकने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये दोस्तों ये दिख रहा होगा कि बुशिंग, ये हाई वोल्टेज वाइंडिंग की तरह बुशिंग की लंबाई अधिक होती है, लो वोल्टेज की तरह बुशिंग की लंबाई कम होती है। हाई वोल्टेज की अधिक होती है, लो वोल्टेज की कम होती है। वोल्टेज के आधार पर इसकी साइज का निर्माण किया जाता है। आगे बढ़ेंगे हम, ट्रांसफार्मर के प्रकार। ट्रांसफार्मर का अनुपात के आधार पर द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या तथा प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या के अनुपात को ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात कहते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन आपको डायरेक्ट यहीं से पूछ लिया जाएगा कि ट्रांसफार्मर का अनुपात का फॉर्मूला है ट्रांसफार्मर अनुपात बराबर K/NS/NP। ठीक है, इसके आधार पर ट्रांसफार्मर को दो प्रकार में बांटा गया है, एक दोस्तों स्टेप अप ट्रांसफर, एक स्टेप अप डाउन। तो दोस्तों स्टेप अप से क्वेश्चन बहुत से पूछे जाते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर यह लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदलता है। तो स्टेप अप लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदलता है। आगे बढ़ेंगे हम, यह लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदलता है। इसमें प्राथमिक फेरों की संख्या की तुलना में द्वितीयक फेरों की संख्या अधिक होती है। इसका ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात 1 से अधिक होता है दोस्तों, यानी इस स्टेप अप का 1 से अधिक होता है, स्टेप डाउन का 1 से कम होता है। आगे हम बढ़ाएंगे, उसके बारे में बताएंगे। यह वोल्टेज का मान बढ़ाता है, करंट को कम करता है। दोस्तों उसमें अपोजिट होता है, यह करंट को बढ़ाता है, वोल्टेज को कम करता है। ये आ गया दोस्तों स्टेप डाउन। यह हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में करता है, उसका अपोजिट। इसमें द्वितीयक फेरों की संख्या की तुलना में प्राथमिक फेरों की संख्या अधिक होती है, सेम टू सेम अपोजिट हो जाएगा। इसका ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात 1 कम होता है, इसका वोल्टेज कम होता है, करंट बढ़ जाता है। अभी बताया था आपको। आगे बढ़ेंगे हम, क्रोड की संरचना के आधार पर इसे 3 प्रकार के भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? क्रोड प्रकार का ट्रांसफार्मर, इस प्रकार के ट्रांसफार्मर एल आकृति के 2 स्टेपलिंग के 2 सेट का प्रयोग करके आयताकार क्रोड तैयार किया जाता है। यह केवल एक चुंबकीय मार्ग होता है, यह सस्ता होता है। ठीक है, आपसे पूछ लेंगे, यह सस्ता होता है। ये प्राय स्टेप डाउन के रूप में कार्य करता है, यह आपको दिख रहा होगा। आगे बढ़ेंगे, सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर। दोस्तों सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर इस ट्रांसफार्मर ई तथा आई आपने कभी खोला होगा, उसमें ई और आई प्रकार की स्टेपलिंग का प्रयोग करके दोहरी आयताकार क्रोड की तैयार की जाती है। इस क्रोड की मध्य भुजा प्राथमिक कुंडली तथा उसके ऊपर द्वितीयक कुंडली स्थापित की जाती है। ये 2 चुंबकीय पथ होने के कारण फ्लक्स लीकेज कम होता है। आगे बढ़ेंगे, इस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग स्टेप अप स्टेप डाउन दोनों के लिए किया जाता है। ये ज्यादा उपयोगी होती है जब ट्रांसफार्मर के कोर में मध्य पहलू में क्षेत्रफल अन्य पहलुओं के मुकाबले 2 गुना होता है। ये आपको दिख रहा होगा। बेरी प्रकार का ट्रांसफार्मर, दोस्तों यह ट्रांसफार्मर बेरी आकार का क्रोड होता है। इसमें लेमिनेट कोर की मध्य भुजा बेलनाकार होता है। इसमें फ्लक्स लीकेज न्यूनतम होता है। इस प्रकार के ट्रांसफार्मर की अधिक दक्षता वाले होते हैं। ट्रांसफार्मर के आधार पर फेज के आधार पर ट्रांसफार्मर 2 प्रकार में वर्गीकृत है, एक सिंगल फेज, एक 3 फेज। दोस्तों ये एक फेज में एक फेज का होता है, ये प्राय 250 वोल्टेज तक का कार्य करता है। ये क्रोड और सेल दोनों प्रकार के होते हैं। दोस्तों इनका उपयोग कहाँ होता है? इनका उपयोग घरेलू वस्तु जैसे स्टेबलाइजर, रेडियो, टीवी, इन्वर्टर
आदि में किया जाता है। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपसे कई बार पूछ लेगा कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का उपयोग कहाँ होता है। तो दोस्तों स्टेबलाइजर, रेडियो, टीवी, इन्वर्टर में इसका उपयोग किया जाता है। इसमें कितने वोल्ट तक कार्य करता है? ये 250 वोल्ट तक कार्य करता है। आगे बढ़ेंगे हम। अब आ जाएगा थ्री फेज ट्रांसफार्मर। ये 3 फेज वाले होते हैं, ये 250 वोल्टेज से अधिक होते हैं। वो 250, एक फेज 250 तक के होते हैं, 250 तक, ये 250 से अधिक होता है। ठीक है, ये 250 से अधिक होता है, ये 250 तक होता है। इसमें सेल प्रकार के क्रोड पर उच्च वोल्टेज की वाइंडिंग निम्न वोल्टेज की वाइंडिंग पर लपेटी होती है। इसमें 3 वाइंडिंग तथा 3 द्वितीयक वाइंडिंग होती है। ये आपको दिख रही होंगी, 3, 1 2 3, I1 I2 I3 V1 V2 V3 V4 V5 V6, ये आपको दिख रही होगी। आगे बढ़ेंगे हम। ये आपको त्रिफेजी ट्रांसफार्मर की संयोजकता, स्टार स्टार संयोजन, डेल्टा डेल्टा संयोजन, स्टार डेल्टा संयोजन, स्टार डेल्टा डेल्टा स्टार संयोजन। दोस्तों स्टार स्टार ये होते हैं दोस्तों, सेम टू सेम स्टार स्टार रहेगा, P1 P2 P3 S1 S2 S3। आगे जाएंगे हम डेल्टा डेल्टा ट्रांसफर में, ये दोस्तों सेम टू सेम रहेगा, अपोजिट कर देंगे। ये आपको स्टार डेल्टा ट्रांसफर कर देंगे, ये डेल्टा स्टार ट्रांसफर कर देंगे। जो इंपॉर्टेंट होगा हम आपको वही पढ़ाएंगे। ठीक है, यह संयोजकता वोल्टेज को उच्च करने के लिए उपयोगी होता है। आगे बढ़ेंगे। जो हमारा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमारा इंपॉर्टेंट बनेगा क्वेश्चन नंबर 4 का, निर्गम आउटपुट के आधार पर। ये दोस्तों ऑटो ट्रांसफर हमसे परीक्षा में पूछा जाता है कि ऑटो ट्रांसफर किस पे कार्य करता है, तो उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं थोड़ा बेसिक, तो इसके हम आपको क्वेश्चन कराएंगे। इसमें केवल एक ही वाइंडिंग होती है दोस्तों। ऑटो ट्रांसफार्मर कितनी वाइंडिंग होती है, हमसे पूछेगा ऑटो ट्रांसफर में कितनी वाइंडिंग होती है, तो दोस्तों एक ही वाइंडिंग होती है। आगे बढ़ेंगे हम कि एक ही वाइंडिंग प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों की तरह कार्य करता है। दूसरा, यदि पूरी वाइंडिंग को प्राथमिक की भांति उसके कुछ अंश को द्वितीयक की भांति प्रयोग करने पर यह स्टेप डाउन ट्रांसफर की तरह व्यवहार करेगा। यह पूरी वाइंडिंग को द्वितीयक की भांति तथा कुछ अंश को प्राथमिक की भांति प्रयोग करने पर स्टेप अप ट्रांसफर की तरह व्यवहार करेगा। यह स्वप्रेरणा के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके उपयोग, तो दोस्तों ऑटो ट्रांसफार्मर, ठीक है, ऑटो ट्रांसफार्मर के उपयोग, तो दोस्तों ये स्टेबलाइजर में इसका प्रयोग किया जाता है, रेगुलेटर में, एसी फीडर की वोल्टता बढ़ाने में, इंडक्शन मोटर की स्टार्टर में, ऑटोमोबाइल में, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इत्यादि। ऑटो ट्रांसफार्मर में प्राथमिक वाइंडिंग का एक भाग द्वितीयक वाइंडिंग के समान होता है। ये दोस्तों आपको दिख रहा होगा। अब धारा ट्रांसफार्मर, इसका उपयोग अमीटर के साथ अत्यधिक धारा मापने के लिए किया जाता है। दोस्तों नाम से ही स्पष्ट है, धारा इसमें सामान्यतः 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। यह एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है जिसमें धारा को कम किया जाता है। आगे बढ़ेंगे हम। सीटी में आमतौर पर फेरों की संख्या 1 से 5 होती है। सीटी को वोल्टेज में व्यक्त करते हैं, सीटी। अभी ये आपसे सीटी वाले क्वेश्चन पूछे गए। इसमें पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ठीक है, पीटी, सीटी को और पीटी को पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, इसका प्रयोग वोल्ट मीटर के साथ अत्यधिक वोल्टेज को मापने में किया जाता है। यह एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है जिसमें वोल्टेज को कम किया जाता है। यह पीटी वोल्ट का व्यक्त है दोस्तों, ये आपको दिख रहा होगा। अब दोस्तों क्वेश्चन बनेंगे हमें ट्रांसफार्मर की हानियां। इसमें 2 हानि होती हैं, एक आयरन हानि, एक ईडी करंट। दोस्तों लो हानि को हम बोलते आयरन लॉस और ईडी करंट को ईडी करंट लॉस या क्रोड के द्वारा उत्पन्न होने वाली लो हानि कहते हैं। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली को 24 घंटे उत्तेजित रहने पर लो हानि कम होती है। इसका लोड से मुक्त होता है, हर लोड पर यह समान रहता है, इसलिए नो लोड भी लॉस कहते हैं। लो हानि की गणना अपने ओपन सर्किट परीक्षण द्वारा की जाती है। ये 2 प्रकार की होती है। एडी करंट के कारण ट्रांसफार्मर कम हो जाता है। एडी करंट करने का सूत्र V बराबर होता है BM स्क्वायर अपॉन VM स्क्वायर इंटू F स्क्वायर इंटू T स्क्वायर, जहाँ दोस्तों W क्या रहता है, एडी धारा हानि या वाट में। BM क्या होता है, अधिक चुंबकीय फ्लक्स घनत्व वेबर मीटर स्क्वायर में। F क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। T क्या होता है, कोड की मोटाई। हिस्टोरिस हानि,
कोड के बार बार चुंबकृत तथा विचुम्बकीय होने में विद्युत चुम्बकियों की जो खपत होती है उसे हिस्टैरिसीस हानि कहते हैं। हिस्टैरिसीस हानि तथा एडी धारा हानि का मान एसी की आवृत्ति बढ़ाने पर बढ़ता है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट होगा हम उसको बढ़ाएंगे। हिस्टैरिसीस हानि का फॉर्मूला है WH बराबर N इंटू VM 16 F इंटू V। ये दोस्तों इसके बारे में दिए, आप पढ़ लेना। ये दोस्तों ताम्र हानि का फॉर्मूला है WC बराबर I स्क्वायर P I स्क्वायर IP प्राथमिक IP स्क्वायर RP प्लस I5 स्क्वायर R डैश। आगे बढ़ेंगे। ये दोस्तों ये ट्रांसफार्मर का सूत्र है, ये दोस्तों इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको दिख रहा होगा ट्रांसफार्मर का फॉर्मूला है NS अपॉन NP, VS अपॉन VP और IP अपॉन IS। ये दोस्तों ट्रांसफार्मर की दक्षता नापते हैं, ये किलोवाट हानि। आगे बढ़ेंगे हम। ये दोस्तों आपको दिख रहा होगा। अब दोस्तों इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे ये महत्वपूर्ण, यहाँ पे लिखा है महत्वपूर्ण तत्व। किसी ट्रांसफार्मर में संधारित लोड के लिए वोल्टेज नियंत्रक ऋणात्मक होता है। उच्च आवृत्ति ट्रांसफार्मर में फेराहाइट कोर का उपयोग किया जाता है क्योंकि इसमें उच्च प्रतिरोध होता है। वास्तव में हम जो ट्रांसफार्मर का एक बूस्टर की तरह कार्य करता है। स्टार्टर स्टार्टर की तुलना में सीटी लगाई जाती है जो डेल्टा स्टार से जुड़ा रहता है। आगे बढ़ेंगे। ट्रांसफार्मर रेटिंग को आमतौर पर VA वोल्ट एम्पियर में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से हमारी ऑब्जेक्शन मतलब क्वेश्चन शुरू होंगे जो आपको इसके आंसर देने हैं। ठीक है दोस्तों, आंसर देंगे हम। बकोल्ज रिले में माल फंक्शनिंग होता है के कारण तो ट्रांसफार्मर अत्यधिक ओवरहीट हो जाता है या भारी बार शॉर्ट सर्किट या तेल स्तर रिले लेवल के नीचे गिरने से या अयंतिक ब्रीदिंग एक्शन से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन ट्रांसफार्मर में प्रतिस्थापित का प्रयोग नहीं होता है? तो दोस्तों प्रतिस्थापित में प्रयोग नहीं होता क्या? कंजर्वेटर, ब्रीदर, बकोल्ज रिले और उत्तेजक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा उत्तेजक। क्या हो जाएगा? उत्तेजक। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, हिस्टैरिसीस ह्रास सबसे कम निर्भर करता है चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता पर, आवृत्ति पर, एम्बिएंट तापमान पर या मटेरियल की मात्रा। तो दोस्तों हिस्टैरिसीस ह्रास सबसे कम किस पे होता है? तापमान पे। किस पे होता है? हमारा ये हो जाएगा तापमान पे, एम्बिएंट तापमान पे। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4, दोस्तों अभी हाल आपसे पूछा था ट्रांसफार्मर एक है प्रबंधक, गतिज मशीन, स्थैतिक मशीन या रोटरी कन्वर्टर। तो दोस्तों हमने सबसे पहले आपको पढ़ाया था तो ट्रांसफार्मर क्या है? एक स्थैतिक मशीन है। ये स्थैतिक मशीन है। ठीक है, ये एक जगह स्थित रहता है इसलिए स्थैतिक मशीन कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। जो ट्रांसफार्मर ठंड लुढ़काया उन्मुख इस्पात CRGO का उपयोग करते हैं जो जर्दी के क्षेत्र के रूप में लिया जाता है। तो दो तार कोर से 15 से 25% बड़ा, दो तार कोर से 25% छोटा, कोर के बराबर या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा तो तार कोर से 15 से 25% बड़ा हुआ। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6, जब लोड सेकेंडरी वाइंडिंग में जोड़ा जाता है तो ट्रांसफार्मर में जीरो वोल्टेज रेगुलेशन होता है। जब लोड सेकेंडरी वाइंडिंग में जोड़ा जाता है तो ट्रांसफार्मर में जीरो वोल्टेज रेगुलेशन होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा लोड नहीं। एक इस पे हो जाएगा हमारा लोड नहीं पे। आगे बढ़ेंगे। इनमें से कौन सा एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में सही है? NS बराबर NP,
परिवर्तित होता रहता है। NS बराबर NP, NP बड़ा है NS। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, NP इक्वल NP। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर, ट्रांसफार्मर को एडी करंट क्षय से सुरक्षित करने हेतु कोर को बनाया जाता है। दोस्तों हमने अभी हाल बताया था कि इसको किस से बनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सॉफ्ट आयरन से। सॉफ्ट आयरन से किससे बनाया जाता है, सॉफ्ट आयरन से। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 9, यदि ट्रांसफार्मर अधिकतम दक्षता पर कार्यरत है और उसकी लौ क्षति आयरन लॉस 500 वाट है तो इसकी ताम्र क्षति क्या होगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारे क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, यानी 500 वाट। जितनी वाट रहेगी उसमें उतना ही होगा, क्योंकि ये कभी कम नहीं होती है। ठीक है, तो लौ जितनी अगर वो लौ क्षति उतनी है तो ताम्र क्षति भी उतनी ही होगी। आगे बढ़ेंगे हम। ट्रांसफार्मर के कोड को लेमिनेशन तथा सिलिकॉन स्पाल की पट्टी क्यों उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो क्यों उपयोग किया जाता है, एडी धारा क्षति घटाने के लिए, हिस्टोरेज क्षति घटाने के लिए, एडी धारा स्टोरेज क्षति दोनों प्रकार की क्षति घटाने के लिए सस्ती होती हैं। तो इसका इस्तेमाल करते हैं एडी धारा और स्टोरेज क्षति को घटाने के लिए। हमने अभी आगे पढ़ाया था आपको। किसी ट्रांसफार्मर की प्रत्येक कुंडली वाइंडिंग के में उत्पन्न विद्युत वायु निर्भर करता है केवल आवृत्ति पर, केवल लपेटी हुई संख्या की आवृत्ति पर, केवल आवृत्ति एवं अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स पर, या आवृत्ति लपेटे हुए अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, ट्रांसफार्मर में ब्रीदर में प्रयुक्त रासायनिक पदार्थ। दोस्तों अभी पढ़ाया था कि ब्रीदर में जो रासायनिक पदार्थ क्या होता है, सिलिका जेल होती है। आगे बढ़ेंगे। शुष्क सिलिका जेल का रंग क्या होता है, नीला। ठीक है, शुष्क सिलिका जेल का रंग होता है हमारा नीला। आगे बढ़ेंगे हम। बकोल्ज रिले का उपयोग किया जाता है तेल शीतलन तेल को ठंडा करने के लिए ट्रांसफार्मर में बकोल्ज रिले का उपयोग किया जाता है। ठीक है, 14 का हो जाएगा हमारा बी। आगे बढ़ेंगे। जो अच्छे क्वेश्चन है उनको हम डायरेक्ट करेंगे। 15 मिलान करना है दोस्तों। बकोल्ज रिले का किससे हो जाएगा हमारा, ये आपको दिख रहा होगा। तो दोस्तों बकोल्ज रिले किस में रहती है, ये हो जाएगा बकोल्ज रिले का होता है हमारा या स्थैतिक या युक्ति स्वचालित सर्किट ब्रेकर की भांति कार्य करती है बकोल्ज रिले। ठीक है, और बी का हो जाएगा हमारा एक्सप्लोशन बेल्ट होता है, इस प्रेशर को रिलीज करता है। ऑयल गेज या ट्रांसफार्मर टैंक से भरे स्तर को दर्शाता है, यानी सी। तो डी का हो जाएगा ट्रांसफार्मर तेल का मापने वाली मापी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे। किसी ट्रांसफार्मर में प्रति फेरों की संख्या 6 है तो ट्रांसफार्मर में वोल्टता 110 है, V2 25 है, तो प्राथमिकता द्वितीयक वर्तनों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा तभी सॉल्व होगा। आगे बढ़ेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सा एक परिणामित के लिए सही है। दोस्तों परिणामित के लिए सही है कि यह एक, अभी हमने बताया था ट्रांसफार्मर एक स्थैतिक युक्ति है, बस ये गलत है तीनों। एक ये सही है कि परिणामित एक स्थैतिक युक्ति है। आगे बढ़ेंगे। किस प्रकार की धारा पर एक परिणामित कार्य करता है। दोस्तों हमने सबसे पहले बताया था कि ट्रांसफार्मर एसी पर काम करता है। आगे बढ़ेंगे हम। कौन सा सिद्धांत ट्रांसफार्मर के कार्य करने के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले ही बताया था हमने कि यह विद्युत चुम्बकीय इंडक्शन पर काम करता है। आगे बढ़ेंगे हम।
किस प्रकार की बोल्टता को ट्रांसफर परिवर्तित करता है? या उच्च स्तर से निम्न स्तर पर, या निम्न स्तर से उच्च स्तर पर, उपरोक्त में से दोनों, या धारा में? तो दोस्तों हमने 20 का भी बताया था कि ये उच्च स्तर से निम्न स्तर है और निम्न स्तर से उच्च स्तर, तो ये उपयुक्त में से दोनों हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 20, क्या होगा ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई दी जाए तो वो जल जाएगी? सेकेंडरी वाइंडिंग इसकी दोस्तों क्या हो जाएगी? जल जाएगी, वाइंडिंग जला देगा। डी 21 का क्या हो जाएगा हमारा? डी, वाइंडिंग जल जाएगी। आगे बढ़ेंगे हम। किस राशि ट्रांसफार्मर नहीं बदलता? विद्युत धारा एवं वोल्टेज, या विद्युत शक्ति वोल्टेज, या विद्युत शक्ति या शक्ति विद्युत धारा? तो दोस्तों ट्रांसफार्मर क्या नहीं बदलता? तो ये नहीं बदलता शक्ति एवं आवृत्ति, और ये सब बदलता रहता है, उसकी शक्ति आवृत्ति समान रहती है। ट्रांसफार्मर में प्राथमिक वाइंडिंग को विद्युत स्रोत से संयुक्त करते हैं, लोड से संयुक्त करते हैं, शॉर्ट सर्किट करते हैं, हमेशा ओपन रखते हैं। तो दोस्तों 23 का क्या हो जाएगा? ये विद्युत स्रोत से संयोजित रखते हैं। आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छे ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है कितनी? तो दोस्तों 95 से 99% होती है। बहुत अच्छे ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है 95 से 99%। आगे बढ़ेंगे। एक उपचायक ट्रांसफार्मर क्या है? एक उपचायक ट्रांसफार्मर क्या है? एक उपचायक ट्रांसफार्मर क्या है? जो वोल्टेज के मान को बढ़ाता है, जिसमें द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक होती है, अधिक होती है, जो करंट के मान को घटाता है, उपरोक्त में से सभी। तो दोस्तों ये आ जाएगा उपरोक्त में से सभी। आगे बढ़ेंगे। एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडलक में प्राथमिक कुंडलों की अपेक्षा कम होती है कि वोल्टेज प्राथमिक से ज्यादा होती है? प्राथमिक कुंडली में अपेक्षा कम धारा को, या में धारक कुंडली की अपेक्षा कम लपेट होती है? तो दोस्तों 26 का क्या है? तो दोस्तों एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की कुंडली में प्राथमिक कुंडलों की अपेक्षा कम लपेटें होती हैं। ये इसका डी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। वह पदार्थ जो ट्रांसफार्मर के कोर निर्माण के लिए सर्वाधिक उपयोग होता है? तो दोस्तों ये सिलिकॉन इस्पात, ये दोस्तों सिलिकॉन इस्पात रहता है इसमें। आगे बढ़ेंगे। इनमें से कौन सा एक ट्रांसफार्मर का प्रकार है? बेरी टाइप, सेल टाइप, कोर टाइप, या उपयुक्त में से सभी? तो दोस्तों 28 का क्या हो जाएगा हमारा? उपयुक्त में से सभी। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो दोस्तों हमारी 32 मिनट की हो गई है। अब हम यहीं वीडियो को समाप्त करते हैं, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। अगर आपको इसके आगे के क्वेश्चन चाहिए हैं पार्ट 2 में, हम इसको डाल देंगे। अगर बोलोगे कि इसके पार्ट 2 की वीडियो बनाओ, तो दोस्तों आपके लिए तुरंत इसकी वीडियो बना दी जाएगी। अभी तक के लिए आपको टॉप 28 ही क्वेश्चन है। अगर आपको कुछ दूसरी वीडियो जानी है, दूसरी वीडियो चाहिए है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि पार्ट 2 लेके आओ जल्दी, तो हम आपको 1 घंटे में इसकी पार्ट 2 लेके आएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।